राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बाल विधवा की कहानी। एक गांव में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी, अपने बेटा और बहू के साथ रहता था। हरिश्चंद्र के बेटा का नाम राकेश था और राकेश के विवाह को 5 वर्ष बीत गए थे, लेकिन अभी उसकी पत्नी मां नहीं बनी थी। 5 वर्ष बीतने के बाद रमेश की पत्नी गर्भवती हुई। रमेश की पत्नी का नाम ममता था। ममता जब गर्भवती हुई तो ममता की सास ने उसे सख्ती से बता दिया था, बहू अब बाग बगीचों में जाकर फल तोड़ना एकदम बंद। और उसके पति को भी बोल दिया था कि अब अपने पति के साथ भी उसका सोना बंद। सास के कमरे में ही ममता की खाट लगा दी गई थी। ममता को बाग बगीचे में ना जाने की बात तो बुरी नहीं लगी, लेकिन सासू माँ का पति के से अलग करने की बात उसकी समझ में नहीं आ सकी थी। साथ ही वह यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि सास की बात का विरोध करने जो उनकी बात को कोई नहीं टाल सकता। उनका फरमान जो एक बार घर में चल गया तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी बात के विरुद्ध जा करे, कोई भी कार्य करे, क्योंकि उसकी सास बड़ी ही जो रूढ़िवादी थी। और यह बात जो उन्होंने फैसला कर दिया तो कर दिया। अब जो ममता का पति जो राकेश भी उसे चुपचाप गर्दन नीचे सुन रहा था। पति की गर्दन नीचे झुकी हुई देखकर ममता अपने पति की बेबसी को समझ रही थी। सुबह होते ही सासू माँ ने बहू की नज़र उतारकर मिर्ची को जलाकर पूरे घर में धुआं फैलाकर जो सासू माँ स्नान करने जाती थी। राकेश को पत्नी से अलग रहना कबूल नहीं था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी जो कि वो अपनी माँ रमा देवी के तुगल की फरमान की उपेक्षा कर सके। ममता के ससुर को भी जो ममता का राकेश से अलग सोना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपना मन का गुस्सा जो अपने नौकर रामू पर उतारा, क्योंकि अपनी पत्नी के आगे तो उनकी जबान खुलती नहीं थी। इसलिए उन्होंने रामू से कहा, अरे रामू कहाँ मर गया? रामू बोला, जी मालिक अभी आया। तो रामू से जो हरिश्चंद्र कहने लगे, अभी आया, ये ठंडा हुक्का किसके लिए लाया है? रामू बोला, मालिक हुक्का तो अभी भी गर्म है। फिर हरिश्चंद्र ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, हाँ अब गर्म हुआ है। उधर राकेश अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए पान की दुकान पर पान के साथ सिगरेट के कस मारते हुए अपनी टेंशन को कम कर रहा था और होशियारी से इधर उधर देख लेता कि कहीं कोई पिताजी से शिकायत ना कर दे कि तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा है। मन ही मन जो वह सोचता, क्यों ना मैं भी उनकी तरह हुक्का गुड़गुड़ाते हुए रामू काका को गाली दूं ताकि अपने मन की भड़ास निकालूं। लेकिन वो तो रामू काका थे जो इतना लिहाज करते थे। कोई दूसरा होता तो कब का हुक्का फेंक कर भाग खड़ा होता। राकेश को भी शहर में अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन पत्नी ममता के कारण वो उनकी चुपचाप डांट खाता रहता था। अम्मा तो बहुत ही बढ़कर थी। उन्होंने तो साफ साफ फरमान सुना दिया, राकेश तू अब ममता के साथ नहीं सो सकेगा। राकेश ने कहा, अम्मा ममता के साथ क्यों नहीं सो सकता? तब अम्मा ने कहा, इतना बड़ा हो गया, बाप भी बनने वाला है। अरे ममता पेट से है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बदनामी तो मेरी होगी, बदनाम तो मैं होंगी कि सास ने अच्छे से ख्याल नहीं रखा। राकेश सोचने लगा, अब इन्हें कौन समझा सकता है। डॉक्टरनी ने तो साथ सोने से मना नहीं किया। डॉक्टरनी ने तो बोला था, आप पति पत्नी हैं और आप पति हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है पत्नी के खान पान का विशेष ध्यान रखें, सुबह शाम घुमाने ले जाया करें। यहाँ तो अम्मा ही हर दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद ममता को मंदिरों में घुमाती फिरती थी। एक दिन हरिश्चंद्र ने टोका, अरे भाग्यवान, यह सुबह सुबह बहू को नहलाकर मंदिरों के चक्कर लगवाती हो, बहू को ठंड लग जाएगी। फिर अम्मा गुस्से में बोली, तुम तो चुप रहो जी, अपने आप को समझते क्या हो? दूसरे दिन ही ममता को तेज बुखार आ गया था। अम्मा चिल्लाने लगी, अच्छी बात तो मुंह से निकलती ही नहीं है इनकी, जो बोला था सो हो गया।
हरिश्चंद्र जी सुबह सुबह उठकर कहने लगे, अरे किसे कोस रही हो भाग्यवान। अम्मा कहने लगी, किसे कोस रही हूँ? अपने भाग्य को कोस रही हूँ। तो हरिश्चंद्र जी बोले, ठीक है। अम्मा बोले, कैसे बेशरमों की तरह बोल रहे हो, ठीक है। तो राकेश बोला, अम्मा अब क्या हुआ? अम्मा बोली, छोरे तेरी बहू को बुखार आ गया है। तब पिताजी बोले कि राकेश डॉक्टरनी को बुला ला। अम्मा बोली, खबरदार जो डॉक्टरनी को बुलाया। तो हरिश्चंद्र जी बोले, अरे भाग्यवान, बहू को बुखार आ गया है तो डॉक्टरनी को ही तो बुलाने को कह रहा हूँ, और मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अम्मा बोली, देखो जी, ऐसी हालत में डॉक्टरनी की दवाओं से गर्भ गिर सकता है। अम्मा ने अजवाइन को जलाकर अपने कमरे में जो अंदर से बंद कर दिया और ममता का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। अम्मा ने बहू के लिए अदरक वाली चाय बनाने रसोई में चली गई। राकेश ने चुपके से बुखार कम होने की गोली अपनी पत्नी ममता को दे दी। कुछ देर में ममता को पसीना आकर बुखार उतर गया। अम्मा बोली, ओ राकेश के पिताजी देखो, अजवाइन के धुएं और अदरक वाली चाय पीते ही बहू का बुखार उतर गया। राकेश मुस्कुराते हुए ममता के सिर पर हाथ रखकर बोला, हाँ अम्मा, बुखार तो उतर गया। ममता ने भी बड़े प्यार से अपने पति का हाथ पकड़ लिया था। वह भी हंसने लगी थी, मुस्कुरा रही थी अपने पति की चालाकी पर, क्योंकि उसकी चालाकी का उसकी सास को पता ही नहीं चला था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन ममता के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। दर्द से कराहती पत्नी की आवाज राकेश ने भी सुनी तो कमरे के अंदर दर्द से कराहती ममता को देखकर राकेश बोला, अम्मा अम्मा, और वह अम्मा को पुकारने लगा। राकेश के पिता भी उठकर आ गए, पर अम्मा तो करवट बदल कर सो गई। राकेश के पिता ने एम्बुलेंस मंगा ली। तब अम्मा ने उठकर कहा, छोरे सो जा जाकर, कभी कभी ऐसा दर्द हो जाता है। तो हरिश्चंद्र जी बोले जोर से, राकेश एम्बुलेंस आ गई है, जल्दी से बहू को ले आ। पिता की आज्ञा सुनकर राकेश जल्दी से ममता को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बोले, कुछ घंटे देखेंगे, अगर डिलीवरी नहीं हुई तो ऑपरेशन करेंगे। घर पहुंचते ही अम्मा कहने लगी, अरे तू अकेला, बहू कहाँ है? तू बहू को लेकर गया था हॉस्पिटल और तू घर आ गया। तो राकेश ने कहा, माँ डॉक्टर 2-3 दिन बाद ही घर आने देंगे बहू को। तो अम्मा बोली, बीवी तेरी है या डॉक्टर की? तब हरिश्चंद्र जी बोले, अरे भाग्यवान, ये क्या प्रश्न कर रही हो? तो अम्मा बोली, राकेश अपनी बीवी को अपनी मर्जी से घर लाएगा या डॉक्टर की मर्जी से, ये बोल रही हूँ। तो राकेश के पिता बोले, डॉक्टर का अस्पताल है, मर्जी भी डॉक्टर की चलेगी। अम्मा कहने लगी, बहू को अस्पताल से जो बहू को घर ले आओ, यहाँ दाई सब काम कर देगी। तो राकेश के पिता बोले, अरे भाग्यवान, कौन से जमाने में जी रही हो, आजकल सब अस्पताल ले जाते हैं। अम्मा बोली कि देखो जी, हमारा छोरा तो दाई के हाथ का है। तो राकेश बोला, अम्मा मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अम्मा बोली, ठीक है, लेकिन बहू को लेते आना। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अच्छी प्रकार जानता था कि देर करी तो अम्मा अस्पताल जाकर ममता को घर ले आएगी। ममता को दर्द का इंजेक्शन दिया गया था। ममता दर्द से तड़पती हुई जो तड़प रही थी और दर्द से तड़पती पत्नी जो चिल्ला रही थी, और राकेश मन ही मन माता के बारे में सोच रहा था कि मेरी माँ कितना जो झल्लाती है। और उसने देखा कि जब माँ बच्चा पैदा करती है तो ऐसी स्थिति में पति को भी एक क्षण के लिए भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तभी नर्स ने जो आकर राकेश से कहा, आपकी पत्नी का ऑपरेशन होगा, आप ऑफिस में जाकर सब कागजात पर हस्ताक्षर कर दीजिए। राकेश जी ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और स्वयं ऑपरेशन रूम के बाहर आंखें बंद करके भगवान से ममता की कुशलता की कामना करने लगा। डॉक्टर नर्स ऑपरेशन वाले कमरे के अंदर चले गए। कुछ घंटों बाद शिशु के रोने की आवाज़ आने लगी। राकेश खुशी से चिल्लाने लगा, मैं बाप बन गया, ममता तुमने मुझे बाप बना दिया। नर्स कहने लगी, नर्स हाँ
आपकी जो पत्नी को बच्चा हुआ है। राकेश कहने लगा, मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल सकता हूँ? तो एक वार्ड बॉय कहने लगा, भाई साहब, ऑपरेशन थिएटर के बाहर आप ऐसे आवाज़ें ना करें। और नर्स कहने लगी, आपका बच्चा समय से पहले हुआ है, बच्चा और माता दोनों बहुत कमज़ोर हैं। राकेश बोला, जी मुझे क्या करना होगा? नर्स बोली, बच्चे को माता का ही दूध पिलाएं, माता का खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। तो राकेश ने कहा, मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ क्या? नर्स ने कुछ देर जो कहा कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बाद में आपकी पत्नी जो उसमें वार्ड में आ जाएगी तो आप मिल लेना। अब फिर ममता को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। नली लगी थी, नवजात शिशु कहीं दिखाई नहीं दिया। राकेश ने नर्स से बच्चा कहाँ है पूछा, तो नर्स बोली, बेबी को इनक्यूबेटर पर रखा गया है। तो राकेश इनक्यूबेटर का मतलब नहीं समझा, उसने सिर हिला दिया। सोचा मतलब पूछा तो नर्स उसे बेवकूफ़ समझेगी। ममता अर्ध बेहोशी की हालत में थी। होश में आते ही ममता ने आतुरता से इधर उधर देखा। राकेश माथा सहलाते हुए बोले, ममता, बच्चा बहुत कमज़ोर है, अलग एक मशीन में रखा है। राकेश ने नर्स जो कहने लगी, मैं ममता को चाय दे सकता हूँ? नर्स से जो पूछने लगा राकेश, तो नर्स ने कहा, अभी ने ग्लूकोज दिया जा रहा है, कुछ ही देर में डॉक्टर नहीं आई और ममता का चेकअप करके बेबी को कल से माता का दूध पिलाना है कहकर चली गई। रमेश यह सुनकर खुश हो गया, मतलब कल तक माता और शिशु दोनों सामान्य हो जाएंगे। राकेश ने नीचे अस्पताल के फोन किया और बोला, अम्मा, ममता को बच्चा हो गया है। अम्मा बोली, लड़का हुआ है? तो राकेश ने कहा, ये तो नहीं पता। अम्मा कहने लगी, तूने अभी तक बच्चे को देखा नहीं? राकेश ने कहा, माँ, जो ममता का ऑपरेशन से हुआ है बच्चा बहुत कमज़ोर है, उसे मशीन में रखा गया है और मैं तो जो जल्दी से नर्स से पूछना ही भूल गया। अम्मा बोली, जाकर पहले पता कर लड़का हुआ है कि लड़की। तो राकेश ने नर्स से बोला कि मेरे बच्चे का लिंग क्या है? नर्स कहने लगी, जी आपकी बेटी हुई है। राकेश बोला, धन्यवाद मैडम, अभी आपका मुंह मीठा कराता हूँ। कुछ ही देर में राकेश मिठाई का डिब्बा लाकर सबको बांटने लगा। राकेश कहने लगा, अम्मा, लक्ष्मी आई है घर। तो अम्मा कहने लगी, दाई घर में बहू को बच्चा जनती तो जरूर बेटा होता। तो हरिश्चंद्र जो ये बातें सुन रहे थे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, दाई लड़की की जगह लड़का कैसे पैदा करती? अम्मा बोली, छोरा या छोरी, निर्णय भगवान अंतिम समय में करते हैं। तो राकेश के पिता कहने लगे, महारानी, तुझे दादी कहने वाली घर में आ गई है, उसकी तैयारी शुरू कर। अम्मा बोली, वो बाजा बजाने वाले को तो आपको ही बुलाना होगा ना। बहुत ही धूमधाम से ममता और उसकी कन्या का गृह प्रवेश कराया गया। नामकरण के दिन कन्या का नाम रै से आया। दादी ने एकदम से अपनी पोती का नाम रेवती रख दिया। दादाजी पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, अब जरा जन्म कुंडली भी पढ़कर बताओ हमारी पोती की। पंडित जी ने कई बार कुंडली को देखा, ग्रहों की गणना करी, लेकिन बोले कुछ नहीं। तभी दादी बोली, पंडित जी जल्दी बोलो, मेरी रेवती के भाग्य में क्या लिखा है? पंडित जी कहने लगे, आपकी पोती बहुत गुणी और संस्कारी होगी। दादी बोली, पंडित जी ये बता, रेवती की शादी कैसी होगी? पंडित जी दादी जी की तरफ देखकर बोले, दादाजी की तरफ और दादी जी की तरफ देखकर, जजमान, आपकी पोती की शादी ऐसी होगी जैसी आज तक इस गांव में किसी की नहीं हुई। वर पक्ष वधू के लिए इतने जेवर लाएंगे, उन जेवरों के हीरो जवाहरात से गांव वालों की आंखें चौंधिया जाएंगी। दादी बोली, पर क्या मतलब है तुम्हारा इसका? पंडित जानता था, यदि उसने बोला कन्या के बाल विवाह होने का भयंकर संजोग है, तो जजमान दक्षिणा की जगह लात घूंसों से उसकी अच्छी पिटाई कर देंगे। दादाजी बोले, बोल पंडित जी, ये पर क्या मतलब है इसका? पंडित जी बोले, कुछ ग्रह अभी स्पष्ट नहीं है, मैं अपने गुरु से इन सब के बारे में बात करके बताऊंगा। दादाजी बोले, छोरे की कुंडली उसके नामकरण के दिन ही आपने बाँच दी थी।
दादी बोली, आप चुप रहिए। पंडित जी, अस्पताल के डॉक्टर ने समय से पहले ही बहू का पेट काटकर कन्या का जन्म करा दिया। कन्या को जितने दिन माता के पेट में रहना था, वो दिन पूरे होते ही कन्या के सब ग्रह अपने आप ठीक से दिखाई देने लगेंगे। पंडित जी मन ही मन खुश होकर बोले, आप बिल्कुल ठीक समझी हैं। तो दादी ने खुश होकर अपनी तरफ से भी पंडित जी को पैसे दिए। पंडित जी की पत्नी दक्षिणा में इतने अधिक पैसे मिष्ठान देखकर कहने लगी, आज के यजमान ने तो बहुत कुछ दिया है। पंडित जी कहने लगे, मैंने यजमान को नवजात कन्या की पूरी जन्म कुंडली नहीं बताई। तो पंडित जी की पत्नी बोली, पूरी जन्म कुंडली बताने पर तो और भी पैसे मिलेंगे। पंडित जी बोले, पूरी जन्म कुंडली बताता तो डंडे की मार खाकर आता। पंडित जी की पत्नी बोली, पूरी जन्म कुंडली बताने पर मार क्यों पड़ती? पंडित जी बोले कि कन्या के भाग्य में बाल विधवा बनने का प्रबल योग है। विवाह के 6 माह के अंदर ही पति की मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी की पत्नी बोली, तो इसका उपाय भी तो होगा। पंडित जी बोले, एक ही उपाय है। तो पंडित जी की पत्नी बोली, वह उपाय क्या है? तो पंडित जी कहने लगे, कन्या का विवाह ऐसे वर से किया जाए जिसकी पहले से एक पत्नी हो। तो पंडित जी की पत्नी कहने लगी, मतलब कन्या विवाह के बाद सौतन बन जाए? पंडित जी बोले, तुमने सही बात कह दी है। पंडित जी की पत्नी कहने लगी, ये उपाय आपने यजमान को क्यों नहीं बताया? पंडित जी कहने लगे, मैं गुरुजी के साथ जजमान के पास जाऊंगा। तो पंडित जी की पत्नी बोली, गुरुजी को देखकर जजमान कन्या के भविष्य की बुरी बातें सुनकर भी मारा पीटी नहीं करेंगे? 2 दिन बाद पंडित जी गुरुजी के साथ जजमान के घर पहुंचे। दादी बोली, आइए पंडित जी, हमारे अहो भाग्य, आप तो गुरुजी को भी ले आए। दादी जी ने गुरुजी और पंडित जी को प्रणाम करा। गुरुजी अखंड सौभाग्यवती रहो, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। दादी आशीर्वाद सुनकर दूध के 2 गिलास लेकर आई। बहुत ही विनीत भाव से कहने लगी, आप लोग दूध ग्रहण करें। दादाजी गुरुजी को नमस्कार करने लगे और कहने लगे, आप हमारी पोती के अस्पष्ट ग्रहों को पढ़कर बता दो। पंडित जी कहने लगे, मैं अपने गुरु को इसीलिए अपने साथ लाया हूँ। जिन ग्रहों के बारे में मुझे जानकारी नहीं हो रही थी, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। पंडित जी कहने लगे, जजमान, गुरुजी ने आपकी पोती के सब ग्रहों की गणना कर ली है। दादी कहने लगी, गुरुजी बताइए, कन्या के ग्रह कैसे हैं? पंडित जी कहने लगे, आपको अपनी पोती का विवाह एक ऐसे लड़के से करना होगा जो विवाहित हो, साथ ही उसकी पत्नी भी जीवित हो। दादाजी बोले, पंडित जी, आप जो बोल रहे हैं जरा सोच समझकर बोलो। दादी बोली, आप बोल रहे हैं मतलब हम हमारी बिटिया का विवाह करके उसे सौतन बना दें? गुरुजी बोले, देखिए जजमान, आपकी पोती के भाग्य में पति का सुख नहीं है। विवाह के 6 माह के अंदर ही उसके विधवा होने के प्रबल संजोग हैं। दूज ब्याह से पहली पत्नी के भाग्य से उसका सुहाग की रक्षा होती रहेगी। दादी यह सुनकर रोने लगी, कहने लगी, हाय राम, यह आपने क्या कर दिया? दादाजी कहने लगे, गुरुजी, आप कुछ उपाय बताइए, जितना भी रुपया पैसा लगेगा मैं खुशी खुशी खर्च कर दूंगा। दादी भी अपने आंसू पहुंचकर गुरुजी से कहने लगी, कुछ करिएगा गुरुजी, जितने दिन का व्रत उपवास करना होगा मैं सब करूंगी, उपाय बताइए। गुरुजी कहने लगे, कन्या के ग्रहों की शांति व्रत उपवास और धर्म कर्म से नहीं हो सकती। गुरुजी जाने लगे, साथ में पंडित जी भी चल दिए। दादी ने राकेश की संतान के लिए आपने जो भी बताया, दादी कहने लगी, मैंने सब किया, उसे संतान हो गई पंडित जी, वह पिता बन गया। मैं कुछ नहीं जानती, आपको कुछ तो उपाय बताना होगा। पंडित जी बोले, देखिए जजमान, आप हमें लज्जित ना करें, उपाय बता दिया है। दादी बोली, देख लिया फल मेरी बात नहीं मानने का। मुझे पक्का विश्वास है बहू को अस्पताल ना ले जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। राकेश की माँ की बातों पर ध्यान न देते हुए ममता जो दिन रात आंसू बहाती रहती थी, राकेश तो अपनी माँ की बातों को सुनता नहीं था। राकेश समझाता ममता को और कहता, तुम अम्मा की बातों से परेशान ना हो, हम अपनी गुड़िया को पढ़ा लिखा कर लायक बना देंगे।
ममता कहती अम्मा जी गुड़िया को स्कूल भेजने देगी तब ना। राकेश कहता तुम मेरी बात मानो, शहर चलते हैं। ममता बोली अम्मा जी पिताजी को छोड़कर हम शहर नहीं जा सकते। राकेश बोला तुम गांव में रहना चाहती हो तो रहो, मैं अपनी बिटिया को लेकर शहर चला जाऊंगा। घर की मेहरी सब बातें सुन रही थी और उसने जाकर मालकिन के पास बोली मालकिन भैया भाभी शहर जा रहे हैं। मालकिन बोली तेरा दिमाग तो ठीक है। मेहरी कानों पर हाथ रखती हुई बोली मालकिन इन कानों से सुनकर आ रही हूं मैं। तो मालकिन बोली जा दोनों को बुला कर ला। मेहरी भैया और भाभी से जाकर कहने लगी भैया भाभी आप दोनों को मालकिन बुला रही है। दोनों अम्मा के पास पहुंचे। अम्मा बोली राकेश छोरे तू शहर कब जा रहा है। राकेश हकलाते हुए बोला अम्मा ये क्या बोल रही हो। अम्मा बोली मतलब तू शहर जा रहा है। ममता बोली अम्मा जी मैं बताऊं। तो ममता की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। अम्मा जी बोली बहू तू चुप रहे तो ठीक होगा, यह सब तेरी ही करतूत है। राकेश बोला अम्मा ममता को कुछ ना बोलो। अम्मा बोली सच्ची बातें सुनते ही तू बीच में क्यों बोला है। ममता रोती हुई बोली अम्मा जी मैं सच बोल रही हूँ। अम्मा बोली बहू ये नकली आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। राकेश बोला ममता तुम जाओ बिटिया के पास। अम्मा बोली छोरा कल की आई ये बहू और 3 माह की बच्ची तेरे लिए सब कुछ हो गई। राकेश बोला अम्मा मैंने ये कब कहा। अम्मा बोली राकेश अब बोलने को कुछ बचा बाकी क्या है। अब हरिश्चंद्र जी जो राकेश के पिता थे ये सुबह सुबह नाश्ते की जगह वो कहने लगे ये हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। अम्मा बोली मुझसे कुछ ना पूछो। पिताजी कहने लगे आवाज तो तुम्हारी ही आ रही है, तुमसे नहीं तो किससे पूछूंगा। अम्मा बोली हाय मैं मर क्यों ना जाऊं। राकेश के पिताजी बोले मरने वाली कौन सी बात कह दी मैंने। तो बहू कहने लगी पिताजी सब मेरी गलती है, आप अम्मा जी से कुछ ना कहें। तो राकेश के पिताजी बोले बहू मैं जानता हूँ सबकी गलती अपने सिर पर तुम ले लेती हो। अम्मा बोली तुम्हारी बहू तो बहुत सीधी सादी है, मैं ही टेढ़ी हूँ। भगवान अब तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे तुम घर से बाहर निकाल दोगे। राकेश बोला अम्मा जो चाहे मुझे सजा दे दो, ऐसी मनहूस बातें मत किया करो, मुझे सजा दो, तुम्हारा कसूरवार मैं हूँ और ममता ने कुछ नहीं किया। अम्मा बोली देखो कैसे बहू की हिमायत ले रहा है। राकेश कहने लगा अम्मा तुम चुप हो जाओ, जो कुछ कहना मुझसे कहो। जब राकेश ने माफी मांगी तो अम्मा का मन पसीज गया, बहुत प्यार से बोली पानी चला जाएगा नहाने जा। बहू भी मन ही मन खुश हो गई, चलो अम्मा जी का गुस्सा उतर गया। ममता रसोई में पहुंची, सासू माँ उससे पहले ही रसोई घर में थी। सासू माँ कहने लगी बहू तू अपनी छोरी को संभाल। ममता जानती थी मुंह खोला तो अम्मा का गुस्सा फूट पड़ेगा। अम्मा ने मुड़कर देखा जो उनके पति समोसे जलेबी लेकर खड़े थे। अब नाश्ता कहाँ बनाओगी। हरिश्चंद्र जी बोले लो खाओ और खिलाओ। अब पत्नी मन ही मन वो जानते थे कि समोसे जलेबी से उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो अम्मा बोली लो पहले आप खाओ मैं दूध ले आती हूँ। तो वो बोले आज तो प्यार करने वाली पहले वाली प्यारी सी बीवी बन गई है। तो राकेश की अम्मा बोली आप मुझे देखते ही रहोगे, जलेबी भी खाओगे। हरिश्चंद्र जी बोले आज तुम तो प्यार करने वाली बीवी लग रही हो, मुंह खोलो। और राकेश की अम्मा ने मुंह खोलते ही उनके पति ने गरम जलेबी जो राकेश की अम्मा के मुंह में डाल दी और राकेश की अम्मा जलेबी खाने लगी। इतने में ही राकेश की आवाज आई अम्मा मैं पूजा कर लूं। तो पिता राकेश के कहने लगे बेटे अम्मा तो व्यस्त है, तू पूजा कर ले। अम्मा कहने लगी बेटे समोसे जलेबियाँ रखी हैं, तुम दोनों खा लेना। राकेश मन ही मन पिताजी ने समोसे जलेबियाँ मंगवा कर अम्मा को खुश कर दिया है सोचने लगा और मुस्कुराने लगा। ममता समोसे जलेबियाँ देखकर कहने लगी तुम हमारे नाश्ते के लिए ये लाए हो, अम्मा जी और पिताजी क्या खाएंगे। राकेश कहने लगा अरे ममता ये अम्मा ने ही हम दोनों को खाने को दिया है, वे दोनों भी खा रहे हैं। ममता मन ही मन कहने लगी हे भगवान मुझे सास ससुर का सुख हमेशा मिलता रहे। राकेश कहने लगे तुम कुछ बुदबुदा रही हो,
ये जलेबी समोसे ठंडे हो जाएंगे। ममता बोली, तुमने तो खाना शुरू भी नहीं किया, मैं खाती हूँ। तो राकेश कहने लगा, मुझे ऑफिस जाना है इसलिए जल्दी जल्दी खा लिया। पति के ऑफिस जाते ही ममता रसोई में जाकर खाने की तैयारियां करने लगी। सास कहने लगी ममता से, बहू बिटिया को दूध पिलाकर आई है? तो ममता बोली, अम्मा जी वो दूध पीकर सो गई है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 बरस गुजर गया। दादी की पोती बड़ी होकर जो अब घुटमन चलने लगी और धीरे धीरे समय बीतने लगे। कई वर्षों बीत गए। अब दादी की पोती थोड़ी बड़ी हो गई और पाठशाला जाने लगी। दादी कहती, तुम सुन रहे हो, अपनी रेवती के लिए वर खोजना शुरू कर दो। तो दादाजी कहते, हरिश्चंद्र अभी तो रेवती बहुत छोटी बच्ची है। तो रेवती की दादी कहती, तुम्हें तो तुम्हारी पोती जिंदगी भर बच्ची लगेगी। जितनी जल्दी विवाह करोगे उसके भाग्य के बुरे ग्रह कमजोर हो जाएंगे। जब तक वह जवान होगी सारे के सारे ग्रह खत्म हो जाएंगे। दादाजी हरिश्चंद्र ने पंडित जी के पास कहने लगे, जाता हूँ, रेवती के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी उन्हीं को देता हूँ। दादी कहने लगी, ये बात तो तुमने ठीक बोली है रेवती के दादाजी। जिसने समस्या बताई है वही समस्या का निदान भी ढूंढ कर लाएगा। पंडित जी जजमान को देखकर कहने लगे, आप मुझे बुला लेते जजमान, आपको नहीं आना पड़ता। राकेश के पिताजी बोले, पंडित जी आपके घर नहीं आ सकता। पंडित जी बोले, आइए, आपका ही घर है। सुनो, जजमान के लिए पानी लेकर आओ, पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा। जजमान कहने लगे, पंडित जी आपको पोती रेवती के लिए वर ढूंढना है। पंडित जी बोले, यजमान ये काम मैं कर दूंगा, कुंडली मिलाकर आपको बताऊंगा। ममता यह सब सुनकर चुप ही रही। वह भली प्रकार जानती थी पति को यह सब जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। उसने बताया तो घर में महाभारत को कोई शांत नहीं कर पाएगा। रात को राकेश कहने लगा, तेरी गुड़िया आजकल पाठशाला में सबसे आगे नहीं है। ममता बोली, गुड़िया पाठशाला में सबसे आगे ही है, आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? राकेश बोला, तू कुछ परेशान लगी ना? तो ममता बोली, मैं शायद थक गई हूँ। तो राकेश बोला, पैर दबा दूं? ममता बोलने लगी, मुझे शर्मिंदा ना करो जी। राकेश बोला, मैं थकता हूँ तो तू भी तो मेरे पैर दबाती है, मैं तो शर्मिंदा नहीं होता। तो ममता बोली, आप पति हैं, आपके पैर पत्नी नहीं दबाएगी तो कौन दबाएगा? राकेश बोला, देखिए महिलाएं स्वयं अपने आप को दूसरे दर्जे की समझती हैं। अगर बीवी को परेशानी है तो पति को भी तो उसका साथ देना चाहिए। पंडित जी एक रिश्ता लेकर आए। दूजा वर यानी दुहेजमा था। पहली पत्नी विवाह के 10 साल के बाद भी संतान नहीं पैदा कर सकी थी और जो वर था वह एक जो साहब था। पिता भी जमींदार था, जो वह एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। जमींदार पिता भरा पूरा घर। पोती की जन्म कुंडली का हर एक गुण वर की जन्म कुंडली के अनुरूप था। पंडित जी कहने लगे, यजमान आपको रिश्ता मंजूर है तो बताइएगा, लड़के वाले रिश्ते के इच्छुक हैं। रेवती की दादी बोली, पंडित जी हमारी तरफ से भी हाँ ही है। जजमान आने वाले रविवार को पंडित जी कहने लगे, वर पक्ष को आने के लिए कह दूं? तो हरिश्चंद्र जी जो रेवती के दादा थे कहने लगे कि पोती की दादी को स्वीकार है तो आप रविवार को उन्हें आने का न्योता दे दो। तो रेवती की दादी बोली, ओ ममता बहू, बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दे। तो राकेश कहने लगा, अम्मा अभी तो हमारी रेवती बहुत छोटी है। अम्मा बोली, राकेश तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहू ममता से बात कर रही हूँ। राकेश बोला, आप जिसकी शादी की बात कर रहे हैं उस बेटी का पिता अपनी कन्या का विवाह अभी नहीं कर सकता। अम्मा बोली, छोरे रेवती के दादा दादी अभी जिंदे हैं, तेरी क्या हिम्मत जो पोती के विवाह के बारे में कोई बात करे। इतने में रेवती दौड़कर आई और बोली, दादी किसकी शादी हो रही है? दादी बोली, मेरी प्यारी पोती रेवती की शादी हो रही है। रेवती बोली, सचमुच दादी मेरी शादी होगी? दादी बोली, हाँ, तू अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनेगी रेवती। दादी तुझे
तो मोतियों का हार पहनाएगी। दादी बोली, बिटिया रानी, तेरा दूल्हा तेरे लिए हीरो का हार लाएगा। रेवती बोली, दादी, हीरा मोती से भी अच्छा होता है क्या? दादी बोली, बेटी, तू तो नकली मोती की माला की बात कर रही है। हीरे की चमक तो ऐसी होती है कि क्या बताऊं। रेवती बोली, दादी, जैसे आपके नकली दांत चमकते हैं। दादी जी बोली, वाह मेरी लाडो, क्या बात कर दी। दादाजी कहने लगे, शर्म नहीं आती बिटिया के सामने मेरी हंसी उड़ाने में? दादाजी बोले, मैंने तो तुम्हारी प्यारी पोती की बातों की सराहना करी है। ममता अपने आप को असमर्थ मान चुकी थी। चुपचाप सिर नीचे किए अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। राकेश बोला, तुम मुझे इस बार मत रोको ममता, कल सुबह सुबह हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तो ममता बोली, देखो जी, अभी घर में बड़े हैं। रेवती बोली, पापा, अभी तो मेरी शादी होगी, मैं नहीं जाऊंगी, आप अपने साथ मम्मी को लेकर जाना। ममता बोली, सुन लिया, जिसके लिए जाना चाहते हैं वो ही नहीं जाएगी। राकेश बोला, ममता, तुम उसकी चिंता मत करो, चुपचाप सामान बांधो। ये दोनों अभी अपनी बातों में व्यस्त थे कि रेवती अपनी दादी के पास भाग कर गई। रेवती बोली, दादी, पापा मम्मी आपस में लड़ रहे हैं। दादी बोली, लड़ने दे, तू मेरे पास सो जा। ममता कहने लगी, बिटिया कहाँ है? राकेश बोला, तुम्हारे पास ही तो थी। ममता जोर जोर से रेवती रेवती चिल्लाने लगी। दादी बोली, बहू चिल्ला मत, बिटिया मेरे पास है। राकेश कहने लगा, अब हम कहीं नहीं जा सकते। ममता कहने लगी, हमने कल नहीं देखा, बिटिया की भलाई इसी में है। तो राकेश कहने लगा, 9 साल की बच्ची को दुल्हन बनाने में भला क्या भलाई है? ममता बोली, अब हम कुछ नहीं कर सकते जी। राकेश बोला, नाबालिग कन्या के विवाह में हम सबको जेल हो सकती है। ममता बोली, हम सभी के जेल जाने पर बिटिया को कौन देखेगा? राकेश समझ गए, अब चुपचाप अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा ही देखना है। वर पक्ष वाले रविवार के दिन कन्या के घर नियत समय से पहले ही आ गए। दादाजी कहने लगे, आइए, आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ कर दिया। दादी जी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारी पोती को अपना लीजिए। वर की माता जी बार बार हाथ जोड़कर कहने लगी, हमें शर्मिंदा ना करें, हम लोग याचक बनकर आपकी पोती को अपने घर की गृह लक्ष्मी बनाने आए हैं। दादी बोली, ममता बहू, जरा पानी तो लेकर आ। ममता पानी की ट्रे लेकर आई और सबको हाथ जोड़कर जो नमस्ते की और कहने लगी, जल लीजिएगा। वर की माताजी कहने लगी, बहू, अब तो तुम हमें अपनी बिटिया का कन्यादान करोगी। दादी कहने लगी, भगवान से प्रार्थना है आपकी बात जल्दी से हो जाए। फिर दादी ने ममता से कहा, ममता बहू, रेवती को बुला ला। ममता अम्मा जी कहने लगी, पहले जलपान ले आती हूँ। दादी जी मेहरी के साथ जलपान लेकर आ गईं। दादी जी कहने लगी, आप लोग कृपया कुछ ग्रहण करिए, मैं रेवती को बुलाती हूँ। दादी कहने लगी, ओ रेवती बिटिया, आ देख कौन आए हैं। रेवती दौड़कर आ जाती है और कहती है, दादी आपने मुझे बुलाया। तब वर की माता जी कहती हैं, आ बिटिया मेरे पास आ जा। दादाजी कहते हैं, जा बिटिया, ये तेरी सासू माँ बनने वाली हैं। रेवती बड़े आश्चर्य से दादाजी से कहती है, दादाजी सासू माँ क्या करने आई हैं? तो दादी कहती हैं, तुझे कुछ देने के लिए अपने पास बुला रही हैं। रेवती वर की माता की तरफ देखते हुए कहती है, आप मुझे कुछ देंगी? वर की माता जी एक कंगन निकालती हुई कहती हैं, तुझे ये दूंगी। रेवती कहती है, सच में आप ये सुंदर चमकते हुए कंगना मुझे देंगी? वर की माता जी बोली, हाँ सच, मेरे पास आओ। रेवती दौड़कर वर की माता जी के बगल में जाकर बैठ गई। वर की माता जी वो कंगना रेवती के हाथों में पहनाकर कहती हैं, अब तुम हमारे घर की लक्ष्मी बन गई हो। रेवती कहती है, मैं लक्ष्मी माता नहीं हूँ, वो तो दीपावली में हमारे मंदिर में आती हैं। वर की माता जी कहते हैं, बेटी तू तो बहुत समझदार है, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी बहू बनने वाली है, आ तुझे ये कंगन पहना दूँ। रेवती हंसती हुई वर की माता जी की बगल में बैठ गई और वर की माता जी ने कंगना रेवती के हाथों में पहना दिया। रेवती खुश होकर कहती है, दादाजी देखो कितने सुंदर कंगना हैं जो इन्होंने मुझे पहनाए हैं। दादाजी कहते हैं, रेवती बिटिया, अपनी होने वाली सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लो।
रेवती झुककर प्रणाम करना चाहती है। वर की माताजी कहती है, नहीं बेटी, तो झुककर प्रणाम ना कर। सिर पे हाथ रखकर कहती है, अखंड सौभाग्यवती हो। वर के पिताजी कहते हैं, बिटिया आज से तू हमारी हो गई। रेवती कहती है, मैं तो अपने दादा दादी जी और मम्मी पापा की हूँ, आपकी कैसे हो सकती हूँ। दादाजी कहते हैं कि रेवती हमारी तो तू हमेशा हमेशा रहेगी। अब जब तेरी शादी इनके सुपुत्र के साथ हो जाएगी तो इनकी तू बहू बन जाएगी। रेवती कहती है, वो तो शादी के बाद बनूंगी, अभी से कैसे इनकी हो गई। वर के पिता कहते हैं, बड़ी प्यारी बिटिया है। बिटिया ने एकदम सही बात बोल दी। रेवती की भोली पर सही तर्क वाली बातों ने उनके होने वाले सास ससुर का मन जीत लिया। वर की माताजी कहने लगी, आपके पंडित जी ने विवाह का मुहूर्त 1 माह बाद बसंत पंचमी के दिन का बताया है। दादाजी बोले, हमें भी यह मुहूर्त एकदम भला लग रहा है। वर के पिताजी कहने लगे, समधी जी, बारात में वर, मैं और वर का जीजा, बड़ा भाई और एक पंडित जी, कुल 5 व्यक्ति आएंगे। इन सब के सत्कार की व्यवस्था मैं स्वयं कर दूंगा। दादाजी कहने लगे, समधी साहब, आप लोग आज की किसी बात से भी नाराज हो क्या हमसे? निसंकोच बताइए, पर बारातियों की आवो भगत करने का सुअवसर हमसे मत छीनिएगा। मैं आपके पैर पड़कर विनती करता हूँ। वर का पिता कहता है, समधी जी, कृपया आप मेरी इस बात को दिल से ना लगाएं। ये तो मेरा बेटा दूजा वर होने के कारण आपको किसी प्रकार का भार नहीं देना चाहता। दादी कहती है, समधी जी, आपके सुपुत्र भी आप लोगों के समान ही अच्छे और उदार विचारों वाले हैं। हमारी पोती आप जैसा परिवार पाकर बहुत खुशी खुशी जीवन यापन करेगी। तो समधी जी, आप हमें शर्मिंदा ना करें। कहने लगे, आप लोगों की हम लोगों पर दया है। इतनी सुकुमार गुणवान पोती आप हमें हमारे घर की बहू बनाने के लिए दे रहे हैं। उन लोगों के जाते ही दादाजी और दादी जी से कहने लगी, दादी जी सुनो जी, अपने बेटे को समझा देना, बहुत अच्छे समधी मिले हैं, किसी प्रकार की छीटाकशी ना करें और उसे कुछ नहीं करना है, बस बिना रोक टोक के कुछ भी काम करे, रोक टोक ना करे बस। ममता, तो ममता कहती है, अम्मा जी मैं उन्हें समझा दूंगी, आप चिंता ना करें। सासू माँ कहती हैं, बहू तू समझदार है, मुझे तो डर अपनी ही औलाद से है।